Welcome to Small Big Wins, a podcast that curates stories of folks who use their courage, caliber, and conviction to transform people's lives. They always look beyond personal gains and strive for the greater good. Their stories often begin with a dream as their only means. Folks who allow the soft lights of their hearts to be their guide, even when circumstances threaten to harden them. Folks who start small but win big. Hi, I'm Harshvardhan Jaju. Let's begin. तो आज मरुवन में एक सीड बैंक तैयार हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली कितनी ट्रीज वहां पे या कितना एरिया आप अभी कवर कर चुके हैं? हम लोग करीबन 1 बीघा आप मान लीजिए, एक फॉरेस्ट हमने एक अलग सेपरेट उसका है जिसके साथ एक कुआं भी है। 5 से 6 बीघा के हमने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। मतलब जो तालाब है उस तरीके का एरिया है, और तो मतलब चंक्स में काम हो रहा है। 5 से 6 बीघा ऐसा लैंड है जिसके अंदर हम लोग सीड बॉल्स यूज करते हैं या ग्रासेस यूज करते हैं, तो दैट इज ओपन फॉर डियर्स एंड ब्लू बुल्स। फिर कुछ एरिया है, स्मॉल एरिया है 1 बीघा का, जिसके अंदर ट्री डेंसिटी ज्यादा है, विच इज ऑल्सो लाइक अ हैबिटेट। उसमें एक कुआं है, बैठने की जगह है, झोपड़ी है, कैंप फायर की स्पेस है, दैट इज मोर डेंस स्पेस। उसमें हम लोगों ने 2 से 2.5 साल ग्रेजिंग रोक दी कंप्लीटली। मतलब फेंस बना के कोई डियर या आवारा पशु या नीलगाय इनको हम लोग नहीं आने देते जब तक वो फॉरेस्ट डेवलप नहीं हो जाता जी। अब ये एरिया, ये ट्री क्लस्टर वाला एरिया, हमने इसकी फेंस रिपेयर करना बंद कर दिया। अब इसमें नीलगाय हिरन आ सकते हैं। हाँ, अब उसको खोल दिया हमने एक तरीके से। अब उसको रिपेयर नहीं कर रहे, वो अपने आप मर्ज होकर। और फेंस भी क्योंकि पूरी कंप्लीटली नेचुरल मटेरियल से बनाई थी, कोई वायर मैश या उस तरीके की जाली नहीं है। इट्स लाइक कांटे की बाड़। अब वो धीमे धीमे गल के और मतलब वो अपना आप ग्राउंड पे मिल रही है, तो अब हिरन वगैरह ये भी इतने डैमेज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैब्लिश हो चुका है वो फॉरेस्ट। अब एक और हम लोग, अब फिर जैसे मेथड हमारा और इन सारी लर्निंग्स के थ्रू इवॉल्व हुआ, अब हम सेवरल मोर पैचेस जो है वो सेपरेट अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। तो कुछ ग्रासलैंड्स है जिसके अंदर हम लोग श्रब, जो मेन 3 हैबिटेट, एक बुई, शेनिया और खीप, ये 3 पौधे हैं यहाँ के, जो कि मेजॉरिटी आपको 90% ऑफ द लैंडस्केप कवर्ड में मिलेंगे। फिर छोटे छोटे क्लस्टर्स के अंदर आपको 4 या 5 पेड़ों का गुच्छा इधर मिलेगा, 4-5 पेड़ों का गुच्छा उधर मिलेगा। इस तरीके का हैबिटेट है। और ये टोटल एरिया कितना बड़ा है? टोटल एरिया है अराउंड 30 एकर्स। अच्छा, ओके। बट कंप्लीटली डेजर्ट? हाँ, मतलब था ये डेजर्ट कंप्लीटली, और इन्वेजिव स्पीशीज उसके ऊपर आ रखी थी। वो इन्वेजिव स्पीशीज हमने पूरी की पूरी हटा दी। तो अब कुछ एरिया में ये 3 स्पीशीज का हैबिटेट डेवलप हो रहा है। कुछ एरियाज में ग्रासेस का ग्रासलैंड डेवलप हो रहा है जहां पे ये ग्रेजिंग थोड़ी ज्यादा होती है। कुछ एरियाज हमने बिल्कुल सील ऑफ कर रखा है टू सी हाउ इट रिस्पॉन्ड्स और कैसे वो चीजें होती है। कुछ एरियाज में ट्री क्लस्टर्स है, हैबिटेट है, बैठने की जगह है, फिर बड़े बड़े तालाब हैं, इस तरीके से। तो इन्वेजिव स्पीशीज हटाने से तो वहां काफी पक्षी भी और सब आने लग गए होंगे। और जो दूसरी प्रजातियां, जैसे मान लो हम 100 पौधे लगाते, उसमें से 70-80 उग जाते। जैसी हमने इन्वेजिव स्पीशीज हटाई, हम लोग 4 पौधे लगाते और वहां पे 15 पौधे आते। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो हमारा पुराना जंगल है, अब वो मिसवाक है, उसके अंदर बहुत सारे पौधे इस एज तक पहुंच गए जब वो फ्रूटिंग करते हैं। सारी चिड़ियाएं जाती है, वहां से फ्रूट लेती है। अब जो एग्जिस्टिंग हमने नए क्लस्टर्स लगाते हैं, वहां पे चिड़िया अट्रैक्ट होती है, वहां पे जाके वो फ्रूट खाती है और सीड ड्रॉप करती है। तो हमने लगाए तो 4 ही, लेकिन सब जगह से अब वो बीज ड्रॉप कर करके, तो हमारा आधा काम जो है वो चिड़िया, हिरन और नीलगाय अब कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। जो आप बोल रहे थे शुरुआत में बात कि कैसे सब कुछ कंपाइल हो गया मरुवन में साथ आने से, ऑल द स्किल सेट and all the passion, all hobbies, everything came together. तो वैसे ही गीता का में दृष्टांत तो नहीं, भगवान एक्चुअली कृष्णा कहते हैं ये कि भाई मैं ही योगक्षेम हूँ। तो I will bring to your life what is needed, and I will also protect it. I will also be the protector of what needs to be protected for your life.
True. तो थोड़ा सा, आप जिस घर में बैठे हैं अभी, ये मरुवन में है, और ये घर पूरा आप ही ने बनाया है? हाँ, मतलब ये एक स्कूल की बिल्डिंग थी। हाँ। मतलब एक पूरी भी थी, आदि के अंदर स्कूल चलता था। ये एक अबैंडन्ड स्ट्रक्चर था, मतलब हाफ मेड, जैसे बस आरसीसी के कॉलम्स और छत डाल दियो, प्लास्टर नहीं हुआ, बाकी सब दरवाजे खिड़कियां नहीं थे, कुछ नहीं थे, मतलब जस्ट लाइक अ स्केलेटन, एक कंक्रीट का उस तरीके का स्ट्रक्चर था। सो दिस वाज आवर बेस। ये यहाँ पे हमने शुरू किया। अब पूरा तो मिट्टी से नहीं बना सकते थे क्योंकि ना इतने फंड है ना कुछ है, पर बेस ये था। तो धीमे धीमे यहीं से शुरू किया। फिर हमने ये एज अ पॉलिसी, एज अ डिसीजन लिया कि हम लोग यहाँ पे ना कोई इंडस्ट्रियल मटेरियल नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको पूरा के पूरा हाथ से ही बनाएंगे। तो कंक्रीट का जितना बना हुआ है स्टोन और उससे, उसके ऊपर का जो भी काम है, हालांकि वो सुपरफिशियल हो सकता है कि उसके ऊपर लाइन प्लास्टर कर दिया, पर पूरी दीवार तो मिट्टी की नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, पर जितना हो सकता है उतना हम लोग करेंगे। और उसकी वजह से बहुत इफेक्ट हुआ। जैसे हमने फ्लोर पूरा के पूरा मिट्टी का कर दिया, हमारे जो वॉल के प्लास्टर्स थे वो हमने पूरे के पूरे चूने के कर दिए। तो ये हैबिटेट, अब सीमेंट का जो फ्लोर था, ये टाइल का फ्लोर था, वो इतना ठंडा हो जाता था सर्दियों के अंदर कि आप चल नहीं सकते थे। हमने वो पूरी की पूरी टाइल्स हटवाई और उसको मिट्टी का फ्लोर कर दिया। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो हमने जो दरवाजे की हाइट तक का जो प्लास्टर है उसको चूने का कर दिया, बाकी ऊपर सिर्फ चूना व्हाइट वॉश कर दिया। तो मतलब एक तरीके से जुगाड़ और उस तरीके का जैसा होता है। फिर हमने यहाँ पे कोई सीलिंग फैन यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमारे इस हॉल में चिड़ियाएं रहती है। तो हॉल के अंदर हमने हाउस वैसे बर्ड्स के लगा रखे हैं। कुछ कुछ जो आरसीसी के पैनल्स हटे, उसको कभी प्लास्टर हुआ नहीं, तो दीवारों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो उनके अंदर किसी के अंदर एक या दो चमगादड़ भी रहती है, छिपकलियां भी रहती है और चिड़ियाएं भी रहती है। तो फैन हमने कभी नहीं लगाए, क्योंकि वो फैन लगाते ही तो चिड़ियाओं को इफेक्ट होगा। तो इस तरीके की कुछ कुछ चीजें हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पेडेस्टियल फैन है वो यूज करते हैं। हमारे पास बिल्ली रहती है, वो भी जंगली बिल्ली है, इट्स नॉट अ नॉर्मल हाउस कैट, इट्स अ वाइल्ड कैट, जो यहाँ की डेजर्ट है उसका हाइब्रिड है वो हमारे साथ रहती है। 15 से 20 चिड़ियाएं रहती है, कई बार गिलहरी भी आ जाती है। एक चमगादड़ अभी है जो रात को निकलती है, बाहर जाती है और सुबह सुबह वापस आके हमारे हॉल के अंदर उस गड्ढे के अंदर वापस सो जाती है। सो शी टेक्स केयर ऑफ द मॉस्किटोज एंड ऑल She's the all out. क्या यार। तो ये उस तरीके कभी, का हॉल है। हाँ, कभी उम्मीद करते हैं आपसे आके आपके परिवार से मिलने का मौका मिलेगा हमें। और ये जो आपके पीछे दो चित्र लगे हुए हैं, ये वर्षा जी के बने हुए हैं? ये वर्षा बनाती है। हाँ हाँ हाँ, ओके। आप समीर समीर और मनीष के बारे में कुछ बताना चाहते थे? हाँ 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 हाँ। तो ये मतलब ये उस दौरान है जब मैं 3 साल बैकपैक कर रहा था। हाँ हाँ तो मनीष इज द फाउंडर ऑफ स्वराज यूनिवर्सिटी। तो जब मैं इंजीनियरिंग से बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो मैंने उनको ना बड़े ऐसे परेशान से मेल लिख दिए थे कि, क्योंकि मेरे को घर वाले जाने नहीं दे रहे थे। और मतलब ऐसा बहुत वैसा था कि मैंने घर वालों को बोला था इंजीनियरिंग नहीं करूंगा मैं, ये वो, और वो बोले कि नहीं नहीं इंजीनियरिंग तो कर ले, फिर कर लेना वो कर लेना। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। हर बार चेन्नई भी नहीं भाग सकता था क्योंकि इट वॉज टू फार और कॉस्टिंग लगती थी। फिर मुझे कहीं से मैंने सुना कि उदयपुर में ही, तो विच इज लाइक ओवरनाइट जर्नी फ्रॉम जोधपुर टू उदयपुर, तो बहुत हाँ। पास था मेरे लिए। तो उदयपुर में उनका बेस था। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैंने सुना, और मैंने उनको एकदम इमोशनल मेल 4-5 मेल कर दिए कि भैया मैं तो करने वाला हूँ आत्महत्या, और तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो, और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और मुझे आके यहाँ पे मतलब काम करना है। मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, रिश्तेदार मुझे बहुत परेशान करते हैं, हैरेस करते हैं। मेरे घर वाले भी मतलब वो परेशान थे कि यार ये परेशान है, तो मुझे अलग अलग लोगों से मिलने ले जा रहे हैं, कोई एमबीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे मेरे को कैरियर गाइडेंस दिलवा रहे हैं, और मुझे बड़ा गुस्सा आता था। तो मैंने उनको मेल लिखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू एक काम कर, तू बस एक बार जोधपुर आ जा, तेरे को कोई पैसे रहने खाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला देखो मेरे पास उदयपुर आने तक के पैसे नहीं है। तो बोले एक काम कर, किसी दोस्त से 300 रुपए 400 रुपए उधार ले। एक सेकंड में ना वो बैटरी लगा देता हूँ। हाँ जी प्लीज।
तो मैंने उनको बड़ा इमोशनल सा मेल लिख दिया। उन्होंने बोला यार बेटा तू 200-300 रुपए किसी भी उससे दोस्त से ले ले उधार, जैसे ही तू आएगा मैं तेरे को दे दूंगा और मैं उसको तेरे दोस्त को हाथों हाथ ट्रांसफर कर दूंगा, तू एक बार कैसे भी करके उदयपुर पहुंच जा। मैंने बोला ठीक है। मैंने मेरे दोस्त से उधार लिए 500 रुपए और मैं उदयपुर पहुंच गया। तो वहां उदयपुर में पहुंचा हूँ मैं, 3-4 घंटे उनको पूरी अपनी रामायण सुनाई, जितना मेरे अंदर भरा हुआ था। उन्होंने बहुत पेशेंटली बैठ के सुना उसको। हम लोग बैठे थे बालकनी में बात कर रहे थे, तो मैं पूरा ठंडा हो गया। मतलब जितना मेरे उल्टी करनी थी मैंने सब पूरा उनको करके बोल दिया। उसके बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं बोलने के लिए। फिर आखिर में कॉन्वर्सेशन के एंड में उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जो मेरे साथ आज तक है, मतलब वो जिंदगी का मतलब इतना बेसिक सवाल बन गया कि उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैं उसको बोलता था कि यार मेरे रिश्तेदार ये नहीं करने देते, मेरे पास अगर करने भी देते तो मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा भी है तो मेरे पास लोग सीखने वाले नहीं है, मतलब हर चीज में बहाने, मतलब इतनी कमियां मैंने उनको गिना दी। बोला अच्छा इमेजिन कर तेरे पेरेंट्स तेरे रिश्तेदार मान गए, तेरे को जो करना है तू कर, तेरे पास इनफाइनाइट पैसा है, तेरे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं, तेरे पास दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं सीखने के लिए, अब तू क्या करेगा। तो मैं कहा यार पूरी जिंदगी तो ये सोचा कि ये सब कैसे आएगा, जब ये सब आ जाएगा तब सोचेंगे कि क्या करना है। तो उन्होंने तो वो सारा के सारा बीच में से हटा दिया। तो आई वो स्टंट, मेरे तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैं कहा यार अब क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन ये सॉल्व हो जाए ना, बस तू इमेजिन कर ले कि तेरे पास आ गया, सब कुछ आ गया। तो मैंने बोला मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला बस ये सवाल तेरे को जरूरी नहीं है अभी जवाब देना है, ये मुझे ही जवाब देना है, तू ये सवाल अपने पास रख। और वो सवाल आज तक मेरे पास है कि अगर मैं कोई भी चीज सोचनी होती कि मुझे क्या करना है, या मेरे लाइफ के डिसीजन भी ऐसे ही रहे हैं कि मुझे क्या करना है, जंगल उगाना है, घर बनाना है, या कैसे करना है, क्या करना है, तो हमेशा ये क्वेश्चन मेरे पास रहता है कि मेरे पास इनफाइनाइट पैसा है, मेरे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज है, मेरे पास गाइडेंस के लिए, टेक्निकल चीज सीखने के लिए सब कुछ है, अब मैं क्या करूंगा। तो मैं बस वो ही करता हूँ। मैं आपसे पूछने वाला था अंत में कि लाइफ मंत्रा क्या है, आपने पहले ही बता दिया मुझे। और समीर हाँ, तो स्वराज यूनिवर्सिटी के जो को फाउंडर थे, वन वाज मनीष जैन, अनदर वाज रेवा दंडगे। तो रेवा के जो हस्बैंड थे ही वाज समीर। रेवा और समीर की जो लाइफ रही है वो इतनी इंस्पायरिंग रही है, या इतनी मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल रही है। तो जब मैं ये बैम्बू का घर बना रहा था तो हम लोग जंगल में, मतलब उस जगह पे रहते थे, वो जंगल ही था ऑलमोस्ट, लकड़ी काट के लाते थे, उस तरीके का काम करते थे। तो समीर वहां पे हमारे साथ रहते थे। तो समीर की स्टोरी ये थी कि ही वॉज फ्रॉम IIT चेन्नई। उन्होंने काम किया 7-8 साल US के अंदर काम किया, बहुत पैसा कमाया। उसके बाद एक फ्लैट खरीदा पुणे के अंदर, या उनका कोई पुश्तैनी फ्लैट था शायद, उससे उनको कुछ रेंट, मंथली रेंट इनकम आता था। तो रेवा और समीर डिड नॉट हैव किड्स, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए। और फिर 7-8 साल बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने US में जितना भी पैसा कमाया है, उन्होंने पूरा के पूरा US का एक टूर किया, एक कैरावैन ली, डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया और यहाँ पे आके एक छोटी सी सेकेंड हैंड कार ली, और यहाँ तपोवन आश्रम जो स्वराज यूनिवर्सिटी का कैंपस था उदयपुर के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स के अंदर, वहां पे एक छोटे से 2 कमरे के मकान में, गांव का घर था, उसमें रहने लगे। समीर की लाइफ मुझे इसलिए इंस्पायरिंग लगती थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता था, मतलब ही लिटरली डिड नथिंग, नो वर्क, नथिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी नीड्स, जो बेसिक नीड्स थी, वो इतनी कम थी। और मतलब वो लैपटॉप जो वो यूज कर रहा था वो 15-16 साल पुराना था, उसका जो चश्मा था वो 16-17 साल पुराना था, एंड ही यूज्ड टू लिव लेविश लाइफ, मतलब उसको जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई मर्सिडीज लानी है या वैसा लाना है, फैसिलिटी, उनका घर देख लो, उनके घर के अंदर दुनिया की कोरल्स पड़ी है, ऐसी ऐसी आइटम्स पड़े हैं जो आपको पैसे से खरीदे ही नहीं जा सकते, वो उठा उठा के लाए। और वो क्या करते थे कि 6 महीने वो यहाँ रहते थे, और 6 महीने यूज्ड टू वेयर भगवा वस्त्र, बैकपैक लिया
and used to be somewhere where nobody knows. तो वो नर्मदा यात्रा पे निकल गए, हिमालय में निकल गए 6 महीने। किसी दोस्त के पेरेंट्स की तबीयत खराब है और वो नहीं आ सकता बाहर से, तो he used to go 2-3 months, he used to be with them in hospital, he used to take care of them. तो उसने अपनी लाइफ ये कर रखी थी। एवरी इवनिंग ही यूज्ड टू डू टाई ची। तो वो टाई ची प्रैक्टिस करते थे, 1 घंटा टाई ची प्रैक्टिस करते थे, फिर हम लोग 1.5 घंटा घूमने जाते थे। तो वो पहाड़ों के अंदर एक शाम को वॉक होता था, जो मैं उनके साथ रोज जाता था 6 महीने तक। उस दौरान हम लोग ना काफी बात करते थे लाइफ की, फिलोसफी की। तो ये भक्ति वेदांत वाला जो है, ये पूरा उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने वो पूरी जर्नीज अपनी बताई। तो 6 महीने वो कहाँ रहते थे किसी को नहीं पता होता था, और कोई फोन नहीं होता था, कुछ नहीं ले जाते थे, बैकपैक, 2 जोड़ी कपड़े, और कभी थोड़ा थोड़ा बता देते थे कि हाँ मैं इस बार गया था नर्मदा यात्रा के जितने आश्रम है, आश्रम में जा रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं महीना भर, वहां पे कुछ कोई मतलब जो भी उनका मेडिटेशन कर रहे, पता नहीं जो भी करते थे, कुछ अलग ही करते थे वो। तो वो लाइफ उनसे जो मैंने सीखा। फिर हमारी शादी के बारे में बात हुई कि कैसे, हाउ डू यू फाइंड द पार्टनर, और ये सारी चीजें। तो तब हमारी वहां से मेरी वो बेसिक जो लर्निंग थी कि कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स नॉट अबाउट, और लव भी जो है ना, हम लोग डेफिनेशंस के अंदर उसको बांध देते हैं कि मेरे लिए लव कुछ और होगा, मेरी पार्टनर के लिए लव डेफिनेशन कंप्लीटली अलग होगी। तो ये सब बातें बकवास है। सबसे पहले आपको ना कंपैटिबिलिटी मैच होनी चाहिए कि लाइफ किस तरीके से जीना चाहते हो, अगर उसके ऊपर मैच है तो ही आगे फॉरवर्ड बढ़ना, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरे लिए एक बहुत लर्निंग एस्पेक्ट थी कि उस 6 महीने जो मैंने उनके साथ बिताए, आज उनसे कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ, कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन वो जो 6 महीने थे, निसर्ग दत्त महाराज की भी जो आई एम दैट किताब है, वो उन्होंने ही मेरे को इंट्रोड्यूस करी थी। कि जब मैं ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें करने लगा तो मैं बोला तू चुप रह, ये पढ़। वो मैं पढ़ा, मैं 1 पेज पढ़ के आया, मैं चुप हो गया। मेरे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कपड़े ही उतार दिए। तो वो मतलब जहां तक मैं पहुंचता, वो मुझे एक लेवल अप उससे ऊपर का, तो वो जो एक वो ग्रेजुअल और वो सडन शॉक्स जो थे ब्रेन के, या एक्सपीरियंस और समझदारी के प्रोपोर्शनल के, एज और उसकी मेंटल जो वो चीज होती है, वो सारी हमेशा उन्होंने ना मुझे, अगर मैं यहाँ तक पहुंच के जैसे ही मैं बड़ा प्राउड होता था, ये मेरे को समझ आ गया, वो एक और ऊपर दे देते। फिर मैं लगा रहता था 10 दिन सोच रहा हूँ उसके बारे में, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है, और मतलब ना समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा। फिर वो वहां तक वो उसको लड़के, और बताते कुछ नहीं थे, सॉल्यूशन कभी नहीं दिया उन्होंने मुझे कि ये सॉल्यूशन है इसका। वो सिर्फ उन्होंने मुझे सवालों के साथ छोड़ा। तो वो सवाल जो थे, वो भाई साहब मैं सॉल्व करके आता था, और उसमें क्लैरिटी आती थी, और वो मेरे को नया तुन पकड़ा देते थे। बड़े अद्भुत व्यक्ति मेरे को ऐसा लगता है, मेरे नजरिए से इसीलिए भी हैं कि वो साइमल्टेनियसली गृहस्थ जीवन और वानप्रस्था हाँ। मतलब वो उन्होंने दोनों ही लाइफ में इंटीग्रेट कर लिए थे, और दोनों के मजे ले रहे थे। वो सही में ना, वो पैदा ही मजे लेने के लिए थे। वो एक वर्कशॉप लेते थे हमारा, हम जो हमारा बैच था उसमें रीथिंकिंग डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट क्या है, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, ये सारी जो मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, और किस तरीके से ये डिजाइंड है पूरी की पूरी, ये सारी की सारी चीजें। जैसे उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग ना कोई एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हम लोग उसके टीचर्स को देखते हैं, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है वो देखते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं, और इतनी उसके बारे में मतलब पता करते हैं जहां पे हमें 4 साल बिताने। लेकिन 4 साल के लिए हम इतनी मेहनत और इतनी खोजबीन करते हैं, लेकिन जो जीवन हमें बिताना है उसके लिए हमारी खोजबीन और उसकी जांच पड़ताल तो हम कभी करते ही नहीं है। तो जो 40 साल या 50 साल या 60 साल हमें बिताने हैं, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, उसके लिए हमने क्या जांच पड़ताल की। जीवन के बहुत प्रमुख सवाल होते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। हाँ, तो तब वो ये जो 3 साल मेरे थे ना, ये वो वाली
ये उस तरीके का था जैसे हम किसी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करें कि हाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये उस तरीके की चीज बन गई थी कि जीवन में मुझे क्या करना है। वो जर्नी तो हमेशा चालू ही रहेगी, पर दोस 3 years वर वेरी क्रिटिकल। जी। तो एक मनीष जैन का और है, जैसे ये जो पैसे वाला वो है रिलेशनशिप है कि भाई पैसे से आपका क्या रिश्ता है या किस तरीके से आप पैसे को देखते हैं, या कई बार लगता है कि पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, या वो सारी चीजें जो है। तो एक बार मैं एक जगह फंस गया था, मैंने किसी के साथ काम किया था और उसने मुझे मतलब पैसा नहीं नहीं दिया मेरा। तो मैं बड़ा अपसेट हो गया कि नहीं मेरा पैसा था, मेरे हक का पैसा था, मुझे मिलना चाहिए था। और तो मैं बड़ा वैसा था और फिर मैं गया मनीष के पास। तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें जो मुझे समझाई, उससे मेरा जो पैसे के साथ रिलेशनशिप था या पैसे को मैं जिस तरीके से देखता था वो कंप्लीटली मेरा बदल गया। तो वो कुछ ऐसा इंसिडेंट था कि मैंने कुछ उनके साथ काम किया था, किसी के साथ काम किया था, और 6-7 महीने तक वो मुझे चेक देते थे और मैंने चेक नहीं निकलवाया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी पैसों की। तो वो चेक पड़े थे मेरे पास, मैं कहा जब जरूरत होगी तो मैं निकलवा लूंगा और डलवा लूंगा उसके अंदर, इन कैश उसको करवा लूंगा। सडनली फिर हमारी कुछ मनमुटाव हो गए तो उन्होंने वो चेक कैंसिल करवा दिए, या कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसको नहीं, पैसे को नहीं निकलवा सकता था। तो मेरा 1-1.5 लाख रुपया उसके अंदर, और 1-1.5 लाख रुपया उस समय बहुत होता था, मतलब आज से 7-8 साल पहले की वो बात है। तो मैं बड़ा रोया, मैं मनीष जैन के पास गया कि देखो ये बंदा ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया, मेरे पैसे खा लिए, वो कर दिए वो कर दिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि यार देख तू स्वराज आया था, तेरे पास पैसे नहीं थे, है ना, तूने उसके अगेंस्ट वर्क एक्सचेंज किया, तो ऐसा तो नहीं है कि तेरे ऊपर पैसा खर्च नहीं हुआ, किसी न किसी ने तो दिया तेरा पैसा। तो स्वराज में भी ऐसा था कि जो कंट्रीब्यूशन होता था, तो कुछ लोग गरीब होते थे हमारे जैसे जो फीस नहीं दे पाते थे, कुछ लोग पेरेंट्स वो मतलब अमीर होते थे। तो वो जब देखते थे कि यार इस तरीके का पूरा ये सेटअप है, तो वो 2 बच्चे 3 बच्चों की फीस भी दे जाते थे, बट दैट ऑल रिमेन्ड अनोनिमस। कौन राइट। कौन किसका पैसा दे रहा है, ताकि जो बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता उसको वो ना लगे कि इसने मेरी फीस चुकाई है। तो दैट वाज बाय पॉलिसी, दैट यूज्ड टू रिमेन वो। या फिर मनीष जैन अपने आप में बहुत बड़ी तोप थे, वो 2-4 लेक्चर हार्वर्ड के अंदर कराते थे तो उनके पास, तो हमको ऐसा ही लगता था कि वो उनके पास बहुत पैसा है, तो हम लोग उनको वैसा मानते थे, अरे नहीं नहीं मनीष भी आप कर दो यार, हमको पता आपके पास बहुत पैसा है। तो तरीके का। तो तब मनीष भाई ने समझाया कि यार देख, तेरी जो पूरी स्वराज की पढ़ाई है, जो तू आज यहाँ तक पहुंचा है कि तू 1.5 लाख रुपए तेरे को कोई देने को तो तैयार था ना, वो जो पूरी लर्निंग है उसकी कॉस्ट किसने दी तुझे आज तक पता है क्या? बोला नहीं वो तो मुझे नहीं पता। तो बोला कि जब तो अपनी लर्निंग कॉस्ट इसको मान ले, तो तू उस पैसे के पीछे तू ये क्यों बोल रहा है कि ये मेरा पैसा था, ये मैंने कमाया, तो तेरी जो फीस चुकाई वो भी तो तेरा पैसा नहीं था, लेकिन वो तूने खाया ना, तेरे ऊपर खर्च हुआ है वो। तो वहां पे जो पूरा के पूरा वो मतलब ऐसा था, मैं कहा "हाँ यार ये तो बड़ा मतलब जेन्युइन सवाल है, मतलब मेरी फीस किसने चुकाई ये तो मेरे को आज तक पता ही नहीं है, और वो पैसा मेरा नहीं था। तो जब ये पैसा चला गया ये किसी और पे लग गया होगा, किसी और के काम आ गया होगा। तो पैसे का जो ये होल्डिंग होती है या जो ओनरशिप होती है, चाहे वो लैंड की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो किसी कंपनी की हो, चाहे मतलब किसी भी चीज तरह की जो ओनरशिप है, वो वो वहां पे मेरा क्वेश्चन उस ओनरशिप के ऊपर खड़ा हो गया। उसके बाद मुझे सबकी जमीनें जो है ना वो अपनी जमीन दिखने लगी। तो मैं और रतन टाटा साहब कहते हैं ना भाई, इट इज नॉट माय वेल्थ, आई एम एट बेस्ट अ कस्टोडियन ऑफ दिस वेल्थ। एग्जैक्टली। जैसे आज भी हम लोग जब बैठे हैं, जो मैं यहाँ के जो ओनर है मैं उनको बहुत बार कहता हूँ, मैं कह यार देखो आप रहते हो वहाँ शहर में, वो बड़े परेशान रहते हैं कि यार शहर का माहौल ऐसा है, ये वो बीमार भी रहते हैं वो रहते हैं, और जिनकी ये जमीन है वो यहाँ पे कभी मजे ही नहीं ले पाए। हम हमारे नाम ये जमीन है नहीं, और हम यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स देख रहे हैं, रात का चांद देख रहे हैं, सुबह का सूरज देख रहे हैं, और मतलब जितनी लग्जरी लाइफ यहाँ की, शुद्ध हवा पानी खाना हो सकता है वो हम देख रहे हैं। यहाँ के तालाबों में हम नहा रहे हैं, ये जमीन का एक टुकड़ा हमारे नाम नहीं है। तो तो ये जो ओनरशिप वाला पूरा क्वेश्चन था ना, ये उस समय मेरा खत्म हो गया। कि जैसे मेरे घर वाले भी कहते हैं, हमारे घर पे भी ऐसे
कि पुश्तैनी जमीन होती है ना, कि तू यहाँ आके काम कर ले, ये तो तेरी खुद की जमीन होगी, ये होगा, ऐसा होगा। मैंने बोला यार देखो मतलब नहीं, मतलब अपने को तो जो जहाँ पसंद है ना वहां करेंगे। इस चीज के अंदर हम लोग नहीं पढ़ सकते कि हाँ ये मेरी जमीन है तो मैं यहीं पे काम करूंगा। अगर मेरी जमीन नहीं भी होगी, मेरे हिस्से में वो लिखा होगा, तो उसका पूरा एंजॉयमेंट मैं करके जाऊंगा। और ये मैं पिछले 4-5 साल से देख ही रहा हूँ, मतलब दुनिया की जितनी लग्जरी जमीन है उनके मजे वो ओनर नहीं ले पाते जितने मजे हम लेके जाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जाते हैं, यहाँ तो वहां पे गौरव आराम आपका एक से। फिल्मी डायलॉग हो सकता है, हम जहाँ खड़े हो गए हमारी जमीन हो गई तो। तो आप एक समीर साहब के बारे में और कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ये भी कॉर्पोरेट से ही रिलेटेड है। हाँ, तो ये एक समीर गुगलानी करके एक एंटरप्रेन्योर गुरु हैं, जो इंडिया के काफी फेमस भी हैं। और ये हमेशा ना कॉन्शियस स्टार्टअप्स जो हैं, जो फिलोसफिकली थोड़े से अलाइंड है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो स्टार्टअप्स हैं, उन्हीं को वो गाइड करते हैं। तो उनकी भी लाइफ, ये जो दूसरे समीर है, ये भी इसी तरीके के ही थोड़े बहुत है, फिलोसफिकली बेंट थोड़े से उस तरीके के हैं। ज्यादा काम वाम उनको करना पसंद नहीं है। उन्होंने इंडिया का पहला कुछ ये मीडिया हाउसेस डेवलप किए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा अपना इक्विटी अरेंजमेंट कुछ ऐसा कर लिया कि उनकी मंथली सैलरी कुछ आती रहती है हर महीने। ज्यादा रिक्वायरमेंट उनकी है नहीं, बस अब फिर वो फ्री में अब ज्ञान बांटते हैं, मतलब जो भी उनके पास आते हैं उनको वो ज्ञान बांटते हैं। तो वो एक बार हमारे स्वराज में आए थे, तो स्वराज में हमको गाइड वाइड कर रहे थे। तो उसके जस्ट बाद मेरी बातचीत हुई, तो हम बड़े, मतलब मैं इंप्रेस हो गया और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग टाइप से हो गई बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। तो वो गोवा के अंदर एक पार्टी करने वाले थे, सारे जो सीईओ फाउंडर्स और इस तरीके के होती है, तो उनका साल के अंदर एक वो पार्टी करते थे, जहां सारे ये फाउंडर्स और सीईओ आते थे, खूब पार्टी करते थे, खूब मजे करते थे, लेकिन खूब आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करते थे। तो मैं क्या उस समय हुक्का बनाता था बहुत अच्छा, जो ये जो मिक्सिंग मटेरियल और वो होता है। तो समीर को मेरा हुक्का बनाना पसंद आया कि यार तू एक काम कर, तेरे को मैं ले चलता हूँ पार्टी के अंदर, तू चल मेरे साथ हुक्का बनाना। और अपन ये भी जो लाइफ की इस तरीके की बात है, उस समय मैं स्ट्रगल में था, और उस समय एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा, मतलब सब जगह था कि सबको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, ये करना है, वो करना है। तो और उस समय ये था गोदरेज वाले फेज से पहले, जब गोदरेज का मैंने नहीं जीता था उससे पहले। तो गोदरेज वाज सपोज टू गिव मी माय स्टार्टअप फंड। गोदरेज मेरे को इनक्यूबेट करने वाला था उस शो के बाद, ये उसका प्राइस था। तो उससे पहले की ये बात है। तो मैं समीर के साथ गया, हमने 10 दिन मतलब ताबड़तोड़ जितनी पार्टी हो सकती थी ना गोवा के बीच के ऊपर हमने, हाँ मतलब पार्टी की। मैं उसके लिए हुक्के हुक्के और वो बनाता था, हमारी खूब सारी सीईओ फाउंडर्स चल रहे, मैं छोटा सा बच्चा, सारे मतलब वहां पे बड़े बड़े ये फाउंडर्स लोग आते थे, ये पार्टी करते थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, फंडिंग की बात हो रही है, 150 करोड़ 200 करोड़, मतलब इस तरीके की बातें चल रही है, अपने को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर एक बार में 3-4 घंटे हम लोग, मैं और समीर बैठे थे बीच के ऊपर। उस समय जो मेरा फिलोसफिकल था या मेरे को जो फील होता था, वो हम आपस में शेयर कर रहे थे। 3 से 4 घंटे हमारी बात हुई। तब समीर ने बोला कि बेटा मैं तेरे को एक एडवाइस देता हूँ, तू उसको देखना, इसको सोचना, ये नहीं कि तू मान ही ले इसको, पर यू आर नॉट द बिजनेस गाय, तू अपना धंधा मत खोलना, क्योंकि तुझे जो पसंद है ना, तुझे वही करना पसंद है। अगर तूने मान लिया कि तेरे को, तूने अगर जंगल उगाने की कंपनी खोल ली, तो तू तू उसको छोड़ के भाग जाएगा, ये मुझे पता है। क्योंकि जंगल उगाने की कंपनी जब आप खोलते हो ना, तो तब आप जंगल नहीं लगा सकते, तब आप एडमिन कर रहे होते हो, आप मैनेज कर रहे होते हो कि जंगल कैसे लगे। तेरे को पसंद है कि तू जमीन पे जाए, मिट्टी खोदे, पेड़ को हाथ में ले और जंगल लगाए। अगर तूने कंपनी खोल ली तो तू ये तो नहीं कर पाएगा। तू लोगों को भेज रहा होगा जंगल लगाने के लिए, तू फंडिंग ला रहा होगा, तू इकट्ठे कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। वो जो एडवाइस थी वो मेरे दिमाग के अंदर बैठ गई। मैं कहा यार कि तू ऐसा आदमी है, तेरे को जो काम पसंद है तू वही करना चाहता है, उसके अलावा तू करेगा तो तू डिप्रेशन में आ जाएगा, या तू उसको, मतलब तेरा वो रास्ता नहीं होगा। तो यू डोंट डू दैट वुड आई वुड एडवाइज दैट। तो वो जो एडवाइस थी वो मेरी लाइफ में बड़ी सटीक रही। मेरे पास इतने सारे ऑफर आए अपने खुद का धंधा करने के लिए, फंड करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए। लोग 1-1 करोड़ रुपए मुझे फंडिंग देना चाहते थे, अर्बन फार्मिंग की कंपनी खोल लो, इसकी कंपनी नेचुरल फार्मिंग की खोल लो। मैंने कोई कंपनी नहीं खोली, मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट के साथ जुड़ा एज ए एम्प्लॉय,
और मुझे जो काम पसंद था वो मुझे करने को मिला, कि मैं रात को 6 बजे तक बैठ के चूने का फर्श घस रहा हूँ, मुझे वो पसंद है। मुझे किसी और के या मजदूर भेज के चूने का मकान बना के उसकी फोटो नहीं खिंचवानी, मुझे चूने का फ्लोर बनाना पसंद है। तो वो एडवाइस जो थी, ये भी मेरे लिए एक लाइफ टर्निंग वाली चीज थी, जो बड़ी सटीक मेरी लाइफ में लगी। आपने समीर गुगलानी जी की बात करी और it seems that he is a big corporate connected guy and doing a lot of things with different companies. तो ये जो corporates हैं, undoubtedly ये आज हमारा एक principal economic organism है, लेकिन इनका behavior जो है, इनका जो approach है, कहीं ना कहीं हमारे living से directly थोड़ा कॉन्ट्ररी है। हमारी जो लिविंग होनी चाहिए, जिस तरह की लिविंग, हमारा जिस तरह का हैबिटेट होना चाहिए, उससे थोड़ी कॉन्ट्ररी है। व्हाट आर योर थॉट्स अराउंड दिस? हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस? ये कैसे करेक्ट हो सकता है? मुझे लगता है बहुत आसान है। मतलब लोगों ने ना, एक्चुअली लोग इतने बिजी हैं, जो मैंने, एक तो मुझे ये लगता है कि हर इंसान को ना गैप ईयर लेना चाहिए, 1 नहीं 2 से 3 साल का गैप ईयर लेना चाहिए, पूरा इंडिया घूमना चाहिए। बहुत सस्ता है जनरल के अंदर। कोई ऐसा अपन को लगता है कि यार कैसे घूमेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, और एक बार आप निकलो, आपको सारे दरवाजे आपके खुल जाते हैं। जैसे एक वो टॉर्च होती है ना, टॉर्च एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देखती है, उससे आगे नहीं देखती, लेकिन आप थोड़ा आगे चलोगे तो उसके आगे का भी दिख जाएगा। तो ये उस तरीके की चीज है। तो ये मुझे एक लगता है कि बेसिक नीड्स जो है वो आप, उसके ऊपर आपकी क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको चार्टेड प्लेन खरीदना है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बट बी क्लियर इन दैट। ये सारी की सारी समस्याएं जो आ रही है, जो लोग बाद में कोसते हैं कि हम लोग ये नहीं कर पाते, हमको जीवन तो ऐसा चाहिए पर हम लोग यहाँ फंस गए, ये उन्हीं की गलती है। उनके जीवन में क्लैरिटी नहीं है। अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, आई एम वर्किंग एट इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मतलब इट्स नॉट अ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ही काम करता हूँ, जो चाहिए उतना ही करता हूँ, और जैसे रहना चाहता हूँ वैसे ही रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज हो नहीं सकती, ये सबके लिए ये चीज अवेलेबल नहीं है, सब लोग उसको चाहते नहीं है। ये उनके दिमाग में इतना खुला ही नहीं है कि वो उसको, उनके दिमाग में इमेजिनेशन भी नहीं है कि ये ऐसा हो सके। हाँ, पर एक बार अगर आपका इमेजिनेशन खुल जाए तो आप उसको पा भी सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। हाँ, नहीं, आई डेफिनेटली गेट द पॉइंट ऑन क्लैरिटी, एंड ऑफ कोर्स स्पष्टता होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जिस तरह से कॉमर्स कंडक्ट कर रहे हैं, जो हमारे हैबिटेट से थोड़ा कॉन्ट्ररी जा रहा है, अलग डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आपने दिल्ली की बात करी, अब जिस तरह से सारा सिस्टम हो रहा है, तो वो धरती अपने नेचुरल फोर्सेस से एक बार संतुलन लाएगी। लेकिन उससे पहले ये कॉर्पोरेट बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है कि संतुलन हम ही लाने लग जाए, कॉन्शियसली लाने लग जाए? हाँ, तो ये चूज भी तो हम ही कर रहे हैं। मतलब आज जैसे हम लोग आज जो शहर के अंदर बैठे हैं, वो कहते हैं यार नहीं 50 साल पहले गांव की लाइफ कितनी प्योर थी, कितनी सही थी। लेकिन गांव ये जो हमारा पास्ट के साथ जो ग्लोरिफिकेशन है ना, कि हमें पास्ट हमेशा अच्छा लगता है। अगर अब हम, जैसे मैं ये जो सारी चीजें मैं पढ़ता हूँ, ये स्पिरिचुअल पुरानी कहानियां पढ़ता हूँ या एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ता हूँ, 5000 साल भी पहले यही बोल रहे थे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आज भी वही बोल रहे हैं। तो समहाउ ये जो ह्यूमन, जो हमारे मॉरल एथिक्स हमें सिखाए गए हैं, ये हमारे बेसिक ह्यूमन साइकी के साथ मैच नहीं होते। भाई 5000 साल से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पहले चोरी नहीं होती थी या झूठ नहीं बोलते थे, तभी बोलना पड़ रहा है। अगर 5000 साल पहले सब कुछ अच्छा था तो ये नहीं बोलना पड़ता ना कि आप सच बोलो। मतलब झूठ बोला जा रहा था, तभी तो बोल रहे थे झूठ मत बोलो। जी जी जी। तो पास्ट के साथ जो हमें क्या, हमेशा चीजें पुरानी जो है ना वो अच्छी लगती है, पर ये हमारी जो बेसिक साइकी है, जो हमारे मॉरल्स के जो लेसन्स हमें दिए जाते हैं, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अब गांव की जो अब जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, यार मैं कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के खेती करना चाहता हूँ, यहाँ करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। तो ये जितने लोग हैं ना,
ये खेती नहीं करना चाहते, ये जमींदारी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं हैमक लगा के वहां बैठूं और वहां पे सामने 4 लोग फसल काट रहे हो और मेरे घर के अंदर बाजरा आ जाए। खेती वो नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ विजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, यही है। तो शहर में बैठोगे तो आपको यही लगेगा कि खेती बहुत अच्छी चीज है, आप आओ खेत के अंदर करो, आपको एक्चुअल में पसंद है क्या वो? तो यही आदमी जो गांव का शहर में जा रहा है मजदूरी करना, क्योंकि उसने गांव की वो देखी है, तो उसको शहर की चीज जो है वो अच्छी लगती है कि यार वहां तो गांव में तो कोई प्राइवेसी नहीं होती। शहर हमें क्यों पसंद आने लगे? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी होती है, कोई एक दूसरे को रोक टोक नहीं। यहाँ पे गांव में कुछ भी होता है पूरे गांव को पता है कि इसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सपोर्ट रहता है। अब शहर का तो फिर वो शहर जाता है, उस बोलता है यार यहाँ पे प्राइवेसी है, यहाँ पे मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे को कोई जानता नहीं, वो नहीं करता, मैं पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन शहर का जो आदमी है उसको ये लगता है कि यार प्राइवेसी तो मिल गई लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं है, कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं है, वो तो गांव में ही है। तो ये वो जो साइकी है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, ये तो जो दूर के, जैसे हिरन को हमेशा दूर में वो दिखता रहता है ना, पानी तैरता हुआ, वो होता नहीं है। ये उस तरीके की चीज है जो हमें लगती है। तो हाँ, मतलब ये कि मरु मृग माचिका, हाँ, मरीचिका जो भी ये हाँ, होता है, मिराज। अगर इंसान के अंदर क्लैरिटी है तो वो उन दोनों की अच्छी चीजों को मर्ज करके वो चीज ले लेगा और वो कर लेगा। बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर हम बात करें मनी सिस्टम की, कि मनी सिस्टम या फॉसिल फ्यूल या जिस तरीके से हमारी की पूरी सिस्टम डिपेंडेंट है, वो सारी की सारी एनर्जी भी तो शहरों को चलाने के लिए ही है। भाई आज एक कंपनी एक पूरा के पूरा ऑफिस लेती है, वहां पे 1000 एम्प्लॉय होते हैं, उसकी बिजली चलानी है, उसकी वो करनी है, फिर वो उसको फैसिलिटीज देती है, फिर शुद्ध हवा के लिए एयर प्योरीफायर लगाती है। गांव में तो है ना एयर प्योरीफायर। तो मतलब इट्स एब्सर्ड थिंग कि हम लोग वो लूप साइकिल, इंसान के पास जो है उसको बस वो नहीं चाहिए। उसके पास अगर अच्छी लाइफ आ जाएगी ना, उसको बुरी लाइफ के अंदर वो चीज दिखने लगेगी और वहां पहुंचेगा तो उसको फिर वही चीज चाहिएगी। आप हिंदी को बहुत प्राथमिकता देते हैं? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब निकलती वही है एक्चुअली। जब मैं ज्यादा जैसे अंग्रेजों के बीच में रहते थे तो फिर इंग्लिश निकलती थी। यहाँ पे जब रहने लगे तो इंग्लिश बोलने का इतना मौका मिलता नहीं है, तो अपना आप हिंदी और ये ज्यादा। प्लस दूसरा कि ये मैंने समझा है कि जो बेसिक थॉट जनरेट होता है ना दिमाग के अंदर, वो मेरा हिंदी में जनरेट होता है। के बाद में उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मतलब उसको बोल पाता हूँ, पर बेसिक थॉट जो होगा ना वो हिंदी में ही जनरेट होता है। तो उसको अगर उस तरीके से निकाल दो तो मेरा एनर्जी लॉस कम होता है। गौरव, और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे आज हमसे? मुझे ये लगता है कि चलो इतना ये सब तो हुआ, अब मूविंग फॉरवर्ड जब हम बात करते हैं, जैसे अभी सबसे प्रिवेलेंट क्वेश्चन घर वालों का भी सबका वो यही है कि व्हाट्स नेक्स्ट। या जनरेशन, अगर आप अपना जीन आगे बढ़ाना भी चाहेंगे कि नहीं बढ़ाना चाहेंगे, या बच्चा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो अभी जैसे बहुत पहले मैं इस थॉट का था, आज से 7-8 साल पहले, कि मतलब बच्चा पैदा कर दिया तो दुनिया को आपने बर्बाद कर दिया और नुकसान आप करोगे दुनिया का। ये ऐसी दुनिया जो इतनी बेकार है उसमें किसी और नई आत्मा को लाके उसको दुख क्यों पहुंचाना। अब मुझे लगता है कि ये जरूरी है। और जो जेनेटिक्स, जो जीन पूल या जो थॉट है, दुनिया अच्छी बनाने के लिए भी तो लोग चाहिएंगे। बुरी बनाने के लिए हम पहले से ही अगर डर जाएंगे कि यार दुनिया तो बहुत बुरी है, पर वो दुनिया बनाई भी तो बुरी हमने है, तो अच्छी भी तो बना सकते हैं। तो वो मुझे एक चीज लगती है। पर ये बहुत, इसके लिए मैं बहुत श्योर हूं कि इसके लिए मेंटल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ऐसे मजाक मजाक में नहीं कर देना है, कोई नया जीव नहीं लाके उसको कर देना है। उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। और उसके लिए चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपके आसपास की जो स्पेस हो, तो इट्स नॉट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि माँ बाप बच्चे को चूज करते हैं। एक आत्मा है वो माँ बाप को चूज करती है और वो इस दौरान आती है।
यस। तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि हम लोग बच्चा करेंगे ही करेंगे, पर अगर किसी आत्मा को लगता है कि वी आर एट दैट मेंटल लेवल, वी आर एट दैट बॉडी और फिजिकल प्योरिटी, जिससे वो अपने काम कर सकती है या वो अपने काम निकाल सकती है, तो वो आ जाएगी। वो दैट विल चेंज आवर थॉट, दैट विल मेक थिंग्स हैपन। पर वो क्लैरिटी होनी उस चीज की बहुत जरूरी है कि आपका शरीर उतना ही शुद्ध होना चाहिए कि उस आत्मा को ग्रहण कर सके, और उतना ही प्रिपरेशन आपके थॉट के अंदर, क्लैरिटी के अंदर होना चाहिए कि आपका जो गर्भ है वो उस लेवल की आत्मा को धारण कर सके। और वहां शायद शरीर शुद्धि तो है ही, और अंतःकरण की शुद्धि भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो मतलब, हाँ, मतलब मिलियंस ऑफ किड्स आर बीइंग बोर्न, चींटी, मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, सबके तो बच्चे हो रहे हैं। इसमें कौन सा अचीवमेंट है या कौन सा मतलब बड़ा काम कर लेंगे ये आपके पैदा होके, या हमने पैदा होके कौन सा वैसा कुछ कर लिया। इट्स जस्ट अ ब्लिंक। पर दुनिया को आप और सुंदर बना सकते हो आप अपने आसपास। और दुनिया मतलब क्या, आपके जो आसपास का वो चीज है। कोई पृथ्वी का मुझे कुछ नहीं करना है, या कुछ कुछ बड़ा, या हिटलर या फिर कोई स्वामी विवेकानंद या कोई कृष्ण नहीं पैदा कर देना है। और इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और बहुत खूबसूरत एक जीवन मिला, उसको भी एक जीवन मिलेगा। पीछे मिले भी हो तो आपको याद तो नहीं रहता कि आपको मिले, तो उसका फायदा नहीं उसको पुनर्जन्म और इन सब की बातें करने का, क्योंकि आपको तो पता नहीं। हाँ। ना ऊपर कोई बैठा है या कुछ बैठा है। इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट यू नो इज पॉसिबल, यू कैन क्रिएट अराउंड यू। तो वो आप कर सकते हो, और इसलिए कोई ऐसा कंपल्शन या कुछ वैसा नहीं है। अगर हम उस लेवल पे हुए, उस प्योरिटी पे हुए, हमारे थॉट प्रोसेस उस तरीके के हुए, तो वील डू इट। और अब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इतनी उम्र में कर लो और फटाफट कर लो, वरना बुरा होता है, वरना वो हो जाता है, वो हो जाता है। तो अब मतलब इट्स लाइक उस तरीके की चीज है। दुनिया अच्छे से आगे बढ़ रही है, वी आर गेटिंग इन मोर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। पहले से तो अच्छा ही है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा वो पास्ट का ग्लोरिफिकेशन मुझे थोड़ा सा वो लगता है, भारत सोने की चिड़िया था, राम राज्य ऐसा था, वो था। बोल सब वही रहे 5,000 साल से, चोरी मत करो, वो मत करो। तो पुरानी दुनिया भी ऐसी थी कुछ ज्यादा। इंसान में पिछले 5,000 साल से कोई बदलाव नहीं आया, उसकी साइकी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। भगवत गीता ने धर्म की बात भी तो 5,000 साल पहले करी ना। अधर्म तो Exactly, मतलब बहुत अधर्म था वहां पे। And I want to read this to you as we end. These are lines from a gentleman, a scientist called Frederick Bartlett. Okay. Anybody who looks back over an experimental development, which has continued for many years, can hardly fail to notice that it has pursued an exceedingly wobbly course. If the surveyor himself is an experimenter, if the surveyor is himself an experimenter, he will know that the recorded wanderings are fewer and less extensive than those which have actually occurred. So what you have shared with me, I know it's just the tip of the iceberg. There is much more in the Kamandalu. और आप इसी तरह से दक्षता प्राप्त करते रहें, जो भी चीज आप कर रहे हैं सक्षम होते रहें। और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ हमें जल्दी से मौका मिले कि हम आपसे आके मिल सकें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। It has been a pleasure talking to you. Thank you very, very much for joining me on Small Big Wins. Thank you.